हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 4 का ये आज आखिरी वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे कि एक्शन रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अनुसंधान प्रतिवेदन क्या होता है। ठीक, तो देखिए, चलिए देखते हैं कि क्या है हमें पढ़ने के लिए कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन हेतु दक्षताएं। यहाँ दक्षताएं यानी एबिलिटी की बात कहा है। ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, बोला है कि रिपोर्ट तैयार करने में कि कुछ दक्षताएं होनी चाहिए, कुछ एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं या किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आप किसी एम्प्लॉई को हायर करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ दक्षताएं आप निर्धारित किए रहेंगे या कुछ न कुछ दक्षताएं चाहेंगे, कोई ना कोई एबिलिटी चाहेंगे कि इसमें होनी चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं किसी को डेस्कटॉप पर काम कराने के लिए, तो आप चाहेंगे कि उसको कंप्यूटर का सारा ज्ञान होता हो, उसको MS वर्ड का ज्ञान हो, MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट को जानता हो, डाटा फीडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानता हो, यानी सारी चीज़ें जानता हो। और अन डिपार्टमेंट में है तो उसके हिसाब से आप एबिलिटी देखेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए एक्शन रिसर्च के लिए। ठीक, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि छात्रों की समस्या या कठिनाइयों की पहचान करने की दक्षता। सबसे पहला है कि छात्रों की समस्या और कठिनाइयों की पहचान करने की दक्षता। देखिए, एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, आप अगर किसी की समस्या दे दिया तो क्या आप रिसर्चर बन जाएंगे। तो एज ए रिसर्चर आप में ये बात होनी चाहिए कि आप छात्रों की समस्या का पहचान कर सकें। सबसे पहला ये है। कुछ लोग होते हैं या कुछ टीचर होते हैं जो बहुत शुष्क होते हैं, यानी आलसी होते हैं, लेजी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये एक्शन रिसर्च जो होता है एक सब्जेक्ट, वो शायद पढ़े नहीं होते हैं या फिर उतना दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लेकिन आप क्योंकि पढ़ के जा चुके हैं, तो इसके लिए आप में इस प्रकार की एबिलिटी होनी चाहिए कि छात्र को क्या समस्या आ रही है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये एबिलिटी चाहिए आपको एक्शन रिसर्च करने के लिए और एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने के लिए। अगला क्या है कि समस्या के समस्त पक्षों को स्पष्ट उल्लेख कर सकने की क्षमता। कोई भी समस्या हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। भाई, समस्या आ रही है, विद्यालय में छात्रों में समस्या आ रही है, तो अगर कोई पूछ दिया तो आप ये नहीं करेंगे हाँ कुछ ऐसे ही बस इसको आ रहा है ठीक हो जाएगा। नहीं, आप उसको अच्छे से बताएंगे कि छात्र में ये समस्या आ रही है, मैंने इसका ये उपाय खोजा है, या सब कुछ, यानी एक समस्या को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकने की क्षमता यानी एबिलिटी रखते हो। अगला क्या है कि परिकल्पनाओं के निर्माण में दक्षता। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया है, 3 पॉइंट बना दिया है। ये अगर 3 पॉइंट लिखते तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लिखा है कि परिकल्पनाओं के निर्माण में दक्षता। और आप में कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस को बनाने की, निर्माण करने की दक्षता होनी चाहिए। आप एज ए रिसर्चर आप चाहेंगे कि अगर आपको कोई समस्या दे दी जा रही है तो आप क्या करेंगे कि आपको हाइपोथेसिस निर्माण करने की एबिलिटी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस क्या था, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। हाइपोथेसिस मतलब होता है किसी भी समस्या का संभावित उत्तर। तो आप किसी भी समस्या का संभावित उत्तर सोच सकने में सक्षम हो। ठीक, अगला क्या है कि क्रियान्वयन की दक्षता। अब अच्छा ठीक है, आपने सोच लिया कि ये सब चीज़ें होती हैं, फिर ये हाइपोथेसिस मैंने बनाया है, इसका संभावित उत्तर ये हो सकता है, लेकिन उसको क्रियान्वयन यानी लागू करने की भी दक्षता आप में एबिलिटी होनी चाहिए। अगला क्या है, और मूल्यांकन की दक्षता और इवेल्युएशन की भी एबिलिटी आप में होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हुई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट आप लिख देंगे, इतना आपके लिए बहुत है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीज़ लिखनी होती है, इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में प्रतिवेदन के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्ट इन एक्शन रिसर्च। यानी बेनिफिट्स क्या है, क्या लाभ है, एक रिपोर्ट तैयार करने के क्या लाभ हैं। एक रिपोर्ट तैयार करना है तो इसके लाभ क्या होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है एक्शन रिसर्च में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों का विकास करता है। अच्छा, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों का विकास करता है क्योंकि वह अपनी कक्षागत शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं। हाँ, अगर जब तक समस्या होता है ना, बोलते हैं लोग कि
जब तक अपने पर नहीं बीतती है लोग नहीं जानते हैं। तो जब तक खुद नहीं समस्या सॉल्व करेंगे तब तक नहीं समझ पाते हैं। अगर आप समस्या अपने सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होता है कि आप में एबिलिटी, आपको सोचने समझने की एबिलिटी आती है। तो यही कह रहा है कि एक लाभ ये होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों यानी टीचरों का क्या होता है, टीचर्स का विकास करता है, शिक्षकों का विकास करता है, क्योंकि वह अपनी कक्षागत शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्वयं समाधान करते हैं। ठीक। अगला है कि छात्रों की उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, क्योंकि देखिए उत्तरोत्तर वृद्धि इसका मतलब ही समझेंगे, क्योंकि शिक्षक छात्रों की कक्षागत अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ही करता है। इसका मतलब कैसे है कि वो ये किस प्रकार से लाभदायक है छात्रों की उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रति। अगर आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए कि वीकली या फिर मंथली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये छात्र ये पाया, आज इतने नंबर पाए हैं, इतना इतना पाया है। इससे क्या होता है कि छात्र क्या होते हैं कि अगर अपना रिपोर्ट कार्ड जब देखते रहते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि अरे मैंने थोड़ा सा कम नंबर या फिर 10 नंबर पाया है या 20 नंबर पाया है, अगर मैं कोशिश करूँगा, अगली बार से ट्राई करूँगा तो मैं जो 25 नंबर है, कम 25 नहीं तो कम से कम 24 या 22-23 ला दूंगा, यानी 20+ ला सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, छात्रों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी होगी और वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, उनमें वृद्धि होगी, उन्हें विकास होगा। ठीक, यही ये बोल रहा है कि इससे छात्रों की उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, क्योंकि शिक्षक छात्रों की कक्षागत अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ही करता है। एकदम सिंपल वे में आप समझते बस जाइएगा। अगला है कि विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, क्योंकि छात्रों के विकास एवं शिक्षकों की कुशलता का विकास क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ही किया जाता है। भाई एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो इससे क्या विद्यालय के उद्देश्य जो हैं उसमें भी ये सहायक है, उसमें भी ये लाभकारी है, उसमें भी ये बेनिफिट्स है। क्यों? क्योंकि छात्रों का विकास और शिक्षकों की एबिलिटी का भी पता चलता है, वो कितने दक्ष हैं, वो इस समस्या को सॉल्व करने में कितने निपुण हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है या इस बात को भी देखता है। इससे लाभ ये होता है, अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो कुछ शिक्षक जो होते हैं, कुछ टीचर होते हैं वो अपने जान छुड़ाते हैं, और कुछ टीचर ये होते हैं कि उसमें लग जाते हैं कि जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हटेंगे नहीं। ठीक है, समस्या आई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या है कि ये विद्यालय के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है। ठीक। अगला है हमारा कि स्वयं अनुसंधानकर्ता को अपने कार्य को स्पष्ट एवं व्यवस्थित करने हेतु दिशाक्रम प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्वयं अनुसंधानकर्ता यानी आप, ये आपके लिए बोला गया है कि अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर जो होता है, स्वयं रिसर्चर को अपने कार्य को स्पष्ट एवं व्यवस्थित करने हेतु दिशाक्रम प्राप्त होता है। कैसे? जैसे समझिए, जैसे कि आप मॉक टेस्ट देते हैं, मान लीजिए कि ये वाला सेकंड सेमेस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग होंगे जो अपना टेट की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दिए होंगे, या फिर अन्य परीक्षाओं में जब मॉक टेस्ट देते होंगे, तो अब क्या करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो निकल के आता है कि भाई मैंने इतना नंबर प्राप्त किया, इतना नंबर प्राप्त किया, इतना नंबर प्राप्त किया। तो इससे क्या होता है कि वो मैं कितना कर रहा हूँ, इससे इस बात को स्पष्ट हो जाती है। ठीक, ये जो निकल के आता है क्या है, ये रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट कार्ड ही निकलता है ना। जो मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या रिपोर्ट दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं या फिर आपकी तैयारी कितनी चल रही है, यही बोलता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैं कितना स्टडी कर रहा हूँ, इस बात को स्पष्ट करता है। कहीं मैं कंजूसी नहीं कर रहा, कहीं मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरे अंक बता देंगे मैं कितना मेहनत करूँ, मुझे कितना मेहनत और करना है। ठीक है, तो क्या करता है, ये स्पष्ट करता है और व्यवस्थित करने हेतु दिशाक्रम, एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन देता है कि नहीं, मैं इस समय बहुत पीछे हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब मॉक टेस्ट देते हैं तो बहुत सारे 1000-10,000 बच्चे रहते हैं, तो उसमें एक रैंक बन के आती है। आपका 1000 के ऊपर है तो पता चलता है कि नहीं मैं तो बहुत पीछे हूँ, एटलीस्ट कम से कम 100 के अंदर आ जाऊँ, नहीं तो कम से कम 500 के अंदर आ जाऊँ। ठीक, तो क्या करता है, एक दिशा प्रदान करता है, यही इसके लाभ हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इसकी सीमाएँ क्या हैं। अगला हमारा पॉइंट रहेगा कि सीमाएँ। हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन निर्माण हेतु सावधानियाँ, यानी कौन कौन सी सावधानियाँ, प्रिकॉशन, कौन कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते समय। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अनुसंधानकर्ता की दक्षता क्या मतलब, फिर यहाँ पर दक्षता आ गया
देखिए इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता कार्य कर रहा है उसमें उसकी दक्षता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जैसे कि जैसे हम लोग एजुकेशन वाले हैं, यानी शिक्षा में हम लोग का है, तो आप अगर मेडिकल में आपको भेज दिया जाए, मेडिकल में कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, तो वो हमसे नहीं होगा क्योंकि हम उसमें दक्ष नहीं हैं। हाँ, अगर इसमें किसी को पढ़ाने के लिए बोल जाए तो हम आराम से पढ़ा सकते हैं। तो यही है कि अनुसंधानकर्ता की दक्षता के बारे में कह रहा है। अगला है कि समस्या वास्तविक हो। अगली सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जो भी समस्या पर आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम वो वास्तविक हो, वो रियल हो। आप काल्पनिक बातों या काल्पनिक समस्याओं पर आप अपना दिमाग नहीं फोड़ेंगे। इस बात की ध्यान रखना, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि समस्या क्या हो वह वास्तविक हो। अगला है कि शोधकर्ता का निश्चय। शोधकर्ता का निश्चय या डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता चला कि आप किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए दे दिए गए और वो काम करने के मूड में नहीं हो, उसका निश्चय नहीं है, तो वो क्या करेगा? बस काम बिगाड़ेगा। जो काम ठीक ठाक था, जो समस्या थी, उसको और बढ़ा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखनी चाहिए, इसकी सावधानी रखनी चाहिए कि शोधकर्ता का निश्चय हो, उस काम करने के लिए वो डिटरमिनेट हो, बड़ा दम निश्चय कर लिया हो कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप किसी पर थोप दीजिए। तो शोधकर्ता का निश्चय भी, इस बात में सावधानी बरतनी चाहिए कि शोधकर्ता का निश्चय उसमें जरूर हो। अगला है कि अनुसंधान के लिए संपूर्ण समय व बजट। देखिए क्योंकि किसी भी रिसर्च को करने के लिए क्या होता है कि समय और बजट की आवश्यकता पड़ती है। तो रिसर्च के करने के लिए इस बात को सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि उसमें कितना समय लग रहा है, ठीक, कितना समय और कितना बजट आएगा। इस बात की भी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। पता चला कि रिसर्च आगे बढ़ा तो बजट की समस्या के कारण रुक गया। होता है ना, वो नेताओं वाले काम नहीं कि कुछ बनाकर रोड फिर रोक दिए वहीं पर, क्या गड्ढा खोदे उसके बाद छोड़ दिए, नाली खोदे छोड़ दिए, क्या कि बजट नहीं है, बजट नहीं पास कर रहा है कोई। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इस बात की सावधानी रहें कि संपूर्ण समय फिक्स हो और उसके लिए बजट ही फिक्स हो। आप हाइपोथेसिस तैयार करेंगे तो इस बात की यही सब ना देखा जाता है कि इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना समय लगेगा, इतना इसमें पैसा, इतना बजट लगेगा। इन्हीं सब बातों का ध्यान दिया जाता है और यही सब सावधानी हमें बरतनी चाहिए एज ए रिसर्चर। अगला है कि शोधकर्ताओं में सामूहिक कार्य भावना। इसका क्या मतलब है? शोधकर्ता यानी एज ए टीचर स्कूल में आप अकेले नहीं होंगे जो बच्चे के लिए चिंतित हैं, पूरा स्कूल स्टाफ, पूरा स्कूल होता है उसके लिए चिंतित। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस रिसर्च में आप एक से अधिक लोग भी शामिल होते हैं। आप हो गए, आपके कलीग टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, तो ये सब लोग भी उस रिसर्च में भाग लेते हैं। लेकिन उस सब में आपको टीम वर्क, ठीक है, यहाँ सामूहिक कार्य लिखा ना, तो इसका मतलब टीम वर्क की भावना रहनी चाहिए। टीम वर्क की भावना रहनी चाहिए कि हाँ सबकी बात सुनी जाए, सर क्या कह रहे हैं, मैडम क्या कह रही हैं और प्रिंसिपल सर क्या कहना चाहते हैं, इनकी भी बात सुनी जाए। अगर आप प्रिंसिपल हो गए तो आपकी ही नहीं चलनी चाहिए, आपको, अगर आप प्रिंसिपल है तो आपको भी दूसरों, आपके जो सदस्य हैं, जो अन्य सदस्य हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। यानी टीम वर्क, सामूहिक कार्य की भावना होनी चाहिए। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। पता चला कि तिल का ताड़ न बनाया जाए किसी बात को लेकर। अगला है कि व्यवहारिक पक्ष पर बल, यानी कि प्रैक्टिकल कराया जाए, प्रैक्टिकल बातों पर बल दिया जाए। इस बात का ध्यान है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल हो, वो आम व्यवहार में वो लागू किया जा सके। ठीक, इस बात को भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ओके, हो गया। तो इस तरह से मैंने, जैसा कि आपको वादा किया था कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले मेरा सब्जेक्ट जो समाप्त कर दूंगा, तो आज मैंने वो वादा पूरा किया। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। नहीं करना है, आपको सिर्फ अकेले नंबर गेन करना है, तो आप अपने पास रख सकते हैं। बस एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।